शुरू करें? ओके, सो गाइज वेलकम टू दिस सेशन प्रोबेबिलिटी एंड गेम्स ऑफ चांस। तो प्रोबेबिलिटी का आई होप आपने नाम सुना होगा और गेम्स ऑफ चांस भी कुछ खेली होंगी। तो स्टार्ट करते हैं ये सेशन। प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा मैं पहले बताता हूँ आपको कि प्रोबेबिलिटी क्या है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर उसके बाद कुछ प्रोबेबिलिटी गेम्स खेलेंगे, ठीक है? सो जस्ट वेट फॉर दैट। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट और आउटकम इज, ठीक है? फॉर एग्जांपल अभी बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, इसकी एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? और कितनी बारिश होगी, कब तक होगी, ये आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, आप सिर्फ इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि कल शायद थोड़ी थोड़ी बारिश होगी है, कुछ जगहों पे बारिश हो रही है, कुछ जगहों पे नहीं हो रही, ठीक है? तो बारिश के होने के चांसेस हैं, ठीक है, और शायद कल भी हैं चांसेस। अब ये कैसे पता चलता है हमें? इसके लिए जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो डिफरेंट मैथमेटिक्स के मॉडल्स अप्लाई करते हैं और उसके बाद प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद आपको बता देते हैं कि कितने चांसेस हैं बारिश होने के और नहीं होने के। वैसे आज एक्सपेक्टेड था, अब ये एक्सपेक्टेड कैसे हुआ? जो एक्सपर्ट्स थे इसके, वो इसको स्टडी करते हैं वेदर को, उसके बाद वो बताते हैं कि बारिश होने के चांसेस हैं या नहीं है, ठीक है? तो शायद कल भी होगी बारिश। तो यही प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट और आउटकम इज। और इवेंट कुछ भी हो सकता है, बारिश भी हो सकता है, इवन मैच खेलने से पहले, क्रिकेट खेलने से पहले हम क्या करते हैं? टॉस, वार्म अप तो करते हैं लेकिन टॉस करते हैं, ठीक है? और टॉस में फिर क्या होता है? हेड और टेल होता है, तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी है। और दे आर डिफरेंट इवेंट्स हैव डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। ये बहुत सारी गेम्स हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है ना? बहुत सारी गेम्स आपको नज़र आ रही हैं, जैसे कि कार्ड्स। किसी ने कार्ड्स, आई होप आप लोगों ने कार्ड्स खेले होंगे, ठीक है? इसी तरह लूडो खेली होगी, ठीक है? लूडो के अंदर आप डाइस थ्रो करते हैं और फिर उससे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। और बाकी भी बहुत सारी गेम्स हैं, चेस है, इसी तरह वो एक स्पिनर है ऊपर जिसको आप हिट करते हैं किसी खास पॉइंट पे, ठीक है? तो इन सब गेम्स के अंदर प्रोबेबिलिटी यूज होती है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स पहले आपको देता हूं ताकि आपको ये बात ज्यादा क्लियर समझ आ जाए, ठीक है? सो प्रोबेबिलिटी इज द चांस दैट सम इवेंट विल हैपन। और प्रोबेबिलिटी डील करती है फ्यूचर के साथ, ठीक है ना? पास्ट के साथ डील नहीं करती। आप किसी चीज की जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि ये फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है? सो इट इज द चांस दैट सम इवेंट विल हैपन। और इसको कैलकुलेट, मैथमेटिशियन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका एक वे है, और कैलकुलेट करने का यही है कि इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वेज ए सर्टेन इवेंट कैन अकर टू द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है? अब इसका फॉर्मूला सिंपल ये होता है कि आपके पास कोई भी इवेंट हो, उसके अंदर आप उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कैलकुलेट करते हैं और जो पर्टिकुलर इवेंट आपने फाइंड आउट करना होता है उसको भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? और इन दोनों को डिवाइड करते हैं, और जब आप डिवाइड करते हो तो जो आंसर आता है वो एक प्रोबेबिलिटी होता है। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है। अब बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। डाइस है लूडो के केस में, स्पिनर्स हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, डेक ऑफ कार्ड्स है, ठीक है? और उसमें भी आप प्रोबेबिलिटी को यूज कर सकते हैं। इवन और ऑड्स की एक गेम है जो मैं अभी आगे चल के खेलूंगा। और अल्फाबेट्स और ये जो चैट जीपीटी के अंदर लैंग्वेज, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, ये भी प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं आगे चल के बताता हूँ, ठीक है? पहले कुछ सिंपल से स्टार्ट करते हैं, सिंपल इवेंट से। सो रोल ए डाइस, ठीक है? आप एक डाइस रोल करें और इसके बाद एक क्वेश्चन रेज करें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए 4। आप डाइस रोल करें और क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 आ जाए, ठीक है? 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसका सिंपल यही है कि आप फॉर्मूला जो पहले हमने बनाया हुआ है उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और इवेंट इसमें क्या है कि 4 आना, ठीक है ना? आप रोल करें डाइस और 4 आ जाए, ये एक इवेंट है। तो फेवरेबल आउटकम्स आपने देखनी है वो गिवन सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज के अंदर, जिसे हम समटाइम्स सैंपल स्पेस भी कहते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है? और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होती हैं वो भी, उससे भी सैंपल स्पेस एक्चुअली बनता है, ठीक है? तो
अगर आप डाइस को रोल करते हैं और 4 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी 1/6, क्योंकि डाइस के ऊपर 1 to 6 आपके पास नंबर्स होते हैं। अब 4 एक ही दफा ये आ सकता है, ठीक है, आउट ऑफ 6, तो ये उसका फॉर्मूला है। इसे हम ये कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए 4 इज 1 आउट ऑफ 6, ठीक है। और अगर आपको 3 के बारे में यही सवाल पूछा जाए तब भी यही होगा, 1 के बारे में भी यही होगा, 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी यही होगी, ठीक है ना। तो आपको प्रोबेबिलिटी इस तरीके से कैलकुलेट करनी, ठीक है। लेकिन इस गेम को थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हैं, आप दो डाइस के साथ भी खेल सकते हैं और दोनों को रोल कर सकते हैं और फिर क्वेश्चन डिफरेंट पूछ सकते हैं। अब ये जो हर इवेंट है ये काइंड ऑफ आपका एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट या नेक्स्ट गेम ये हो सकती है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन इवन नंबर, ठीक है। ये एक है कि आप डाइस को रोल करें और ये प्रोबेबिलिटी देखें कि उसके ऊपर इवन नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब इवन 1 से लेके 6 तक कौन कौन से हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 4 और 6 हो सकता है। तो वो वाले जो पॉइंट्स हैं वो मैंने राइट पे शो किए हुए हैं येलो कलर से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है। अब कितने हैं टोटल पॉसिबिलिटीज इन दैट केस, टोटल पॉसिबिलिटी तो 6 ही है, ठीक है, डाइस रोल करने के केस में। लेकिन इवन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, 3 है, ठीक है ना। या 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो इन दोनों को आप डिवाइड करते हो, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। और प्रोबेबिलिटी को हम समटाइम्स ऐसे भी लिखते हैं, और अगर प्रोबेबिलिटी 1/2 हो तो हम ये कहते हैं कि 50% चांस है इवन नंबर आने के रोल डाइस करने के केस में, ठीक है। और आमतौर पे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें 50% चांस ही होता है, जैसे कि कॉइन टॉस करें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी 50% ही है, ठीक है। अब स्पिनर्स की गेम्स है। स्पिनर्स में मुख्तलिफ कलर्स हैं, इस केस में 4 कलर्स हैं, येलो, ब्लू है, रेड है और ग्रीन है। तो आपने इस तरीके से रोल करना है कि जो पॉइंटर है ना, वो जो पॉइंटर है वो ग्रीन के ऊपर आके रुक जाए, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इस केस में भी आपने टोटल जो आउटकम्स हैं वो देखनी है, वो 4 हैं और ग्रीन एक ही दफ़ा आ सकता है एक जगह पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग ग्रीन इज 1 आउट ऑफ 4, और इसको आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कहेंगे तो ये बेसिकली होगी 25%, ठीक है, क्योंकि इस केस में 4 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है जी। अब क्रिकेट के मैच में शुरू में यही होता है कि किसने बैटिंग करनी है, किसने बॉलिंग करनी है। ये डिसीजन करने से पहले आपको टॉस करना पड़ता है। अब टॉस में आपको हेड और टेल की बात की जाती है, तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, वो 1/2 होती है, और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है। इसलिए आपको दोनों को, सबको इक्वल चांस दिया जाता है इसमें। तो इस केस में फेवरेबल आउटकम्स 1 हैं और पॉसिबल आउटकम्स 2 हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी इस केस में 50% है, ठीक है। ये वाली दीज आर वेरी सिंपल गेम्स जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, खेलते हैं, और उससे हम बहुत सारे अपने डिसीजंस भी करते हैं, क्योंकि टॉस जीतेंगे तो फिर आपके पास चॉइस है, नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपकी ये कि आपने बैटिंग करनी है कि बॉलिंग करनी है, तो फिर आपके पास है डिसीजन पावर, ठीक है ना, अगर आप पहले एक प्रोबेबिलिटी की गेम जीत चुके हैं, ठीक है। ओके, आप कार्ड्स की गेम आप में से खेली होगे। अब कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं, और डिफरेंट उसके कलर्स होते हैं, वो डिफरेंट उनके ऊपर शेप्स भी बनी होती हैं। तो उसके केस में भी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट या एक इवेंट आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए हार्ट, ठीक है ना, एक ऐसा कार्ड जिसके ऊपर हार्ट हो, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पी ऑफ हार्ट जो है वो फिर आपने उसी फार्मूले से दोबारा पुट करना है कि फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं। तो टोटल कार्ड्स आपने कैलकुलेट करने जिनके ऊपर हार्ट्स हैं, ठीक है, तो वो 13 होते हैं मेरे ख्याल में 50 इस गेम के अंदर। तो आपने 13/52 करना है और फिर इसको सिंपल मैथ से फर्दर कैलकुलेट कर लेना है, तो ये 1/4 आ जाएगा। सो इसका मतलब क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए हार्ट इज 1 आउट ऑफ 4 आर 25
25%, क्योंकि 1 आउट ऑफ 4 का मतलब यह है कि 25%, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका ये मतलब होगा। अच्छा जी, अब इसका ये है कि एक और एक्सपेरिमेंट या एक और क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए नॉन हार्ट, ठीक है, एक ऐसा कार्ड जिसके ऊपर हार्ट ना हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वो आपने फिर देखने हैं कितने वो वाले कार्ड्स हैं जिन पे हार्ट नहीं है, तो वो टोटल पता चलेंगे 39, क्योंकि पहले कितने थे 13 थे, तो उसमें से उसको माइनस कर देंगे, जो नॉन हार्ट वाले कार्ड्स होंगे वो 39 होंगे और उनको आप डिवाइड करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे सिंपल बेसिक मैथ से, तो ये इसका आंसर आएगा 3/4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए हार्ट इज 3 आउट ऑफ 4 और 75%, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले नंबर ज्यादा होते चले जाएंगे तो फिर आपके पास पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ओके, अब एक इवन आर्ट की जो गेम मैंने जिक्र किया था, उसका एक केस ये हो सकता है कि दो प्लेयर्स हैं, आप में से भी हो सकते हैं, वो ये गेम खेलते हैं। ऑप्शंस दोनों प्लेयर्स के पास ये है कि दोनों 1 भी शो कर सकते हैं और 2 भी शो कर सकते हैं, ठीक है, या 1 शो कर सकते हैं या 2 शो कर सकते हैं, दोनों के लिए ये ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब पहले आपको इन दोनों में से ये है कि आपको चूज करना पड़ेगा कि विनिंग मतलब आपने कौन सा नंबर ओवर सम चूज करना है, कि आपको इवन चाहिए या ऑड चाहिए, ये पहले आप डिसाइड कर लेंगे गेम के शुरू में ही, ठीक है। तो कोई एक प्लेयर जो है वो ऑड को एज ए विनिंग चूज करेगा और दूसरा जो है एज ए इवन चूज करेगा। अब ऑड और इवन कैसे डिसाइड होंगे, क्योंकि आप 1 शो कर सकते हैं और 2 शो कर सकते हैं और दूसरा प्लेयर भी 1 और 2 शो कर सकता है, इन दोनों का जो सम है वो डिसाइड होगा। अगर दोनों 1 शो कर देंगे तो सम क्या होगा 2 विच इज इवन, और अगर एक 2 और एक 1 शो करेगा तो उस केस में सम जो होगा वो ऑड होगा। तो ये जो बात है ये मैंने यहाँ मैथमेटिक्स में ऐसे लिखी है कि इफ बोथ शोज डिफरेंटली, अगर दोनों डिफरेंटली शो करेंगे तो फिर उस केस में क्या हो सकता है, सम 3 होगा। दोनों पॉसिबिलिटी यही यहाँ पे लिखी हुई हैं। और अगर दोनों एक जैसा शो करेंगे, ठीक है, और दोनों एक उंगली लेट्स सपोज शो करें, तो उसमें सम जो है वो क्या हो जाएगा 2 विच इज इवन, और अगर दोनों 2 शो करेंगे तो उस केस में भी जो सम है वो क्या हो जाएगा 4 जो कि इवन है। तो ये सिंपल सी ये गेम है जो आप खेल सकते हैं ऊपर आके, लेकिन मैं इससे अगली वाली गेम पे जाता हूँ। पहले इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि एक्चुअली इसमें काइंड ऑफ एक मैट्रिक्स बन जाता है, जैसे हम पे ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं कि टोटल सम किसका क्या बनेगा, किसकी कितने गेन्स हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो ये हैं। तो अगर दोनों ऑड शो करेंगे और अगर किसी एक ने ए ने ऑड को लेट्स सपोज चूज किया हुआ है, तो फिर उसके केस में अगर ए ने इवन को चूज किया हुआ है तो उस केस में आपने देखना है कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो जिसके प्लस पॉइंट्स होंगे, जो मतलब जो जीतेगा उसके साथ प्लस आएगा और जो हारेगा उसके साथ नेगेटिव पॉइंट होगा। तो ये एक वे है जिससे आप ये गेम खेल सकते हैं, और इसके अंदर एक्चुअली स्ट्रेटजीज हैं। इसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी है जो आप यूज करते हैं, ठीक है, खेलते हुए। और प्लेयर ए वांट्स टू मेक प्लेयर बी इनडिफरेंट ऑफ हिज चॉइसेस। इफ प्लेयर ए चूजेस ओनली वन स्ट्रेटजी, द प्लेयर बी विल आल्सो चूज द काउंटर ऑलवेज। तो ये एक आइडिया है, एक वे है जिससे आप प्रोबेबिलिटी को देख सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी जीतने की इस केस में दोनों के लिए 1/2 ही है, ठीक है ना। एक टाइम पे कोई एक जीतेगा और दूसरा हार जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों इस केस में जीतेंगे, ठीक है ना। एक टाइम पे एक गेम के अंदर लाजमी कोई एक ने जीतना है और दूसरे ने हारना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग वन गेम एट ए टाइम इज 1/2, ठीक है। तो ये वही टॉस वाली सिचुएशन ही आ जाएगी। तो स्विचिंग बिटवीन इवन एंड ऑड विद यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1/2। तो ये एक गेम है, लेकिन लेट्स प्ले दिस गेम नाउ, जो रॉक पेपर सीजर की गेम है। तो कोई से 2 आ जाए, पहले आप आ जाओ, ठीक है, और आप आ जाओ, ठीक है। जरा रॉक पेपर सीजर गेम खेलते हैं। चलें, तो लेट्स स्टार्ट। आपको पता है ना रॉक पेपर सीजर क्या है, कैसे खेलते हैं ये? रॉक पेपर सीजर शू, ओके। और इसमें कौन कैसे जीतेगा? अगर अगर उसने पेपर लिया और मैंने रॉक किया, उसने मुझे हाँ, डिफीट कर लिया। और लेकिन अगर उसके पास पेपर होए, मेरे पास सीजर होए, मैंने उसको वेरी गुड, और वेरी उसके पास सीजर होए, मेरे पास रॉक होए, मैंने
अच्छा, ये जो बात इन्होंने जबरदस्त वे में एक्सप्लेन किया है, इसको हम इससे भी शो कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हाँ कि कौन के आप इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, मुझे एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। जी हाँ Paper beats paper. Scissors beats paper. Paper beats rock. एंड रॉक बीट्स Rock beats scissors. सीजर, वेरी गुड। सो ये सिंपल इसके रूल्स हैं। अब खेलते हैं जी। सो लेट्स स्टार्ट। Rock, paper, scissors, shoot. Okay. Rock, paper, scissors, shoot. ओके, Rock, paper, scissors, shoot. अभी तक ये Rock, paper, टाई हो रहे हैं मैच, ये भी टाई है। rock, paper, scissors. ओके, वेरी गुड। अब आप जरा जाए, आप लोग आए नेक्स्ट। ओके, वेल प्लेड, वेल प्लेड, ठीक है। मेरे ख्याल में ज़्यादातर इन्होंने टाइज गई है, एक गेम में ना ये थोड़ा सा स्लो है। ओके भाई, खेलना ऐसे है कि दोनों ने साथ शो करना है, ठीक है, क्योंकि उनमें से एक प्लेयर थोड़ा सा बाद में शो कर रहा था, जो कि काइंड ऑफ चीटिंग है क्योंकि आप दूसरे की स्ट्रेटेजी नोट कर लेते हैं। ओके, स्टार्ट। Rock, paper, scissors, shoot. ओके, यू वन। ओके, नेक्स्ट। I go again. Rock, paper, scissors, shoot. ओके, टाई। Paper, scissors, shoot. ओके, आप फिर जीत गए। वंस मोर। ओके, नाउ अगेन। ओके, टाई। ओके, आप फिर ये 3 दफा जीत गए हैं, वेरी गुड। और कोई से 2 और खेलना चाहे आप आ जाओ। नहीं नहीं, 1 मिनट इनको खेलने दे। चलो आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, देखते हैं आप। स्टार्ट। ओके, ये जीत गए। ओके, वो जीत गए। 7 करना। ओके, 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 लास्ट गेम। ओके, ये जीत गए। साल पे आप खेलना चाहते हो, आ जाओ आप भी, आप आ जाओ, आप आ जाओ। ओ सॉरी, उनको मैंने पहले कहा था, सॉरी। आप आ जाओ, आपके साथ बाद में खेलूंगा। चलो स्टार्ट। ओके, 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 वेल डन, वेल डन, क्लैपिंग। तो ये गेम आपने खेल ली। अच्छा देखिए, इसमें क्या करेंगे, आप क्या करते हैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक तो ये है कि आप दूसरे की माइंड रीडिंग करते हैं गेम जीतते हुए, ठीक है, और अपनी स्ट्रेटजीज को क्या करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम स्विच करते हैं, एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते, ठीक है ना। सो कीप स्विचिंग द स्ट्रैटेजी, क्योंकि इसमें कोई एक डोमिनेट स्ट्रैटेजी नहीं है जीतने के लिए, ठीक है। और क्योंकि थोड़ी देर के बाद ना, जैसे ही आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, जो ओपोनेंट होगा वो उसको समझ जाएगा, वो उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देगा। तो इसमें प्रोबेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, जो आपको समझना पड़ेगा कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसको थोड़ा सा आप इस तरह समझ लें कि नो डोमिनेट और प्योर स्ट्रैटेजी। इस गेम को जीतने के लिए कोई डोमिनेट प्योर स्ट्रैटेजी नहीं होती, ठीक है। चूज ऑल 3 एट रैंडम, सब को आपने रैंडमली चूज करना होता है। और प्रोबेबिलिटी के अंदर यही होता है कि आप रैंडमनेस को ना स्टडी करते हैं, कि ये जो कोई भी इंटरेक्शन हम एक दूसरे के साथ करते हैं, उसके अंदर जो रैंडमनेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी इसमें क्या होती है, 1/3 होती है। क्या क्वेश्चन है आपका? This is not a question, but I wanted to tell you that in the end, when you say rock, paper, scissors, shoot, isn't that supposed to be a gun in there? Okay, so one can increase the odds of winning by using psychological tricks and patterns such as starting with paper. एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप पेपर से स्टार्ट करें। क्यों? जो नेक्स्ट ओपोनेंट है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली रॉक से शुरू करेगा, क्योंकि
आप ये समझते हो कि मुक्के से जो है ना आप जीत जाते हो, ठीक है ना। तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए या इस स्ट्रेटेजी से विन करने का बेस्ट तरीका यही है कि फिर आप क्या शो करें, पेपर शो करें, ठीक है ना, क्योंकि पेपर रॉक को कवर कर लेता है और वो जीत जाता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, माइंड रीडिंग करके और फिर आपने प्रोबेबिलिटी यूज करके देखना है कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब भी ये गेम्स खेल रहे हो ना, तो इन स्ट्रेटजीज को समझें, अंडरस्टैंड करें कि आप क्या खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, और इसको मैथमेटिक्स से कैसे समझा जा सकता है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओके, तो अब हम एक और गेम खेलते हैं, मॉन्टी हॉल गेम है। इसमें लेट्स मेक ए डील करते हैं। अब ये काइंड ऑफ गेम शो है, अभी मैं आपके साथ खेलता हूँ ये गेम ऑनलाइन। हाँ, तो अब ये है कि थोड़ा सा जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो एक गेम शो है, जस्ट वेट फॉर दैट, ठीक है, जस्ट बी साइलेंट। मैं आपको पूछूंगा आपसे, 3 आपके पास डोर्स हैं और 3 में से जो 2 डोर्स हैं उनके पीछे गोट्स हैं और एक एक डोर के पीछे कार है, ठीक है। और विनिंग स्ट्रेटेजी ये है कि आपने कार जीतना है, ठीक है, बिकॉज कार इज मोर एक्सपेंसिव देन द गोट्स। तो ये गेम शो में आप चले गए हैं और आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। जस्ट वेट फॉर, आई विल आस्क, जस्ट वेट फॉर दैट, पहले अंडरस्टैंड करें। तो सबसे पहले आप कोई एक डोर पिक करेंगे, कोई भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज पहला डोर कोई आप पिक कर लेते हैं और आप अपनी लक को, चांस को ट्राई करते हैं कि ये जो आपके पास कार है ना वो पहले डोर के पीछे है, ठीक है ना, लेट्स सपोज। और जो होस्ट है उसे पता है कि कार किस किस जगह पे है और किन 2 डोर्स के पीछे गोट्स हैं, ये उसको पता है। तो इसलिए वो अपने इस नॉलेज की बेस पे उस डोर को ओपन कर देता है जिसके पीछे गोट होती है, ठीक है, गोट होती है। और उसके बाद फिर वो आपको चॉइस देता है, द होस्ट देन सेज टू यू, डू यू वांट टू पिक डोर नंबर 2। तो वो आपको फिर ये कहता है कि अच्छा पहले आपने 1 डोर चूज किया था, तीसरे डोर के पीछे तो गोट है, तो अब वो आपको ऑप्शन देता है कि आपने स्विच करने हैं या नहीं करना है, या अपनी पहली जो चॉइस थी उसी के साथ स्टिक रहना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको खेलता हूं पहले और फिर इसको थोड़ा सा मैं आपको इसके पीछे जो प्रोबेबिलिटी है उसको समझाऊंगा। लेकिन लेट मी प्ले दिस गेम विद यू, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं। मैं इसको पहले 1 मिनट रिफ्रेश कर लूँ। ओके, तो ये 3 डोर्स हैं, 2 के पीछे गोट्स हैं और 1 के पीछे कार है। तो अब आपने चूज करना है, रेज हैंड मैं खुद ही पहले चूज करूंगा, ठीक है। ओके, आप बताएं कौन सा। अच्छा, इन्होंने, बाकी सब लोग देखें, इनके ख्याल में कार जो है 1 डोर के पीछे है, ठीक है ना। आप में से और भी ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। चले इसको ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब जो होस्ट है, अब होस्ट है उसे पता है कि गोड किधर है, तो उसने जो लास्ट, ये वैसे ही आ गया सामने ये वाला डोर ओपन कर दिया है। अब आपके पास चॉइस है, आप अपना डोर शिफ्ट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, हैं? 1 पे ही रहना है, ठीक है। तो ये शिफ्ट नहीं करते। ओके, देखते हैं अगर हम इसी पे ही रहें और इसको क्लिक करें, हो, ठीक है। तो अगर आप स्विच कर लेते तो क्या होता, आप कार जीत सकते थे, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझे। तो ये इन्होंने स्विच नहीं किया और ये इस लिहाज से हार गए ठीक है। अब ये ऑनलाइन है ना, तो ये एड्स भी साथ आ रहे हैं, ठीक है। सो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, चाहिए मैं इसको थोड़ा सा प्लस कर देता हूँ ताकि एड्स थोड़े से साइड पे हो जाए, आई डोंट नो, या मैं इसको रिफ्रेश ही कर देता हूँ। ओके, अब मैं नेक्स्ट खेलता हूँ, अगर ये आ जाए तो। ओके, जी चूज करें।
2, तो इन्होंने डोर नंबर 2 चूज किया। चले ये देखें, ये मैं डोर 2 पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप 2 पे क्लिक करेंगे ना तो वो वाला डोर ओपन हो जाएगा जिसके पीछे गोट होगी, ठीक है। तो ये मैंने क्लिक किया, ओके। अब आपसे मैं पूछता हूं कि आपने डोर 2 के साथ ही रहना है या स्विच करने अपना, स्विच और स्टे? स्विच। चलें जी, आप स्विच करके इधर आना चाहते हैं आप? हो इट्स रिग्ड, नो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। ये रिग्ड नहीं है गेम, ये गेम का हिस्सा है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि सम टाइम स्विच करने से आप हार जाएं, ठीक है। लेकिन अभी तक 2 गेम्स हमने खेली हैं, उन्होंने स्विच नहीं किया, वो भी लूज कर गए, इन्होंने स्विच किया, ये भी तो देखते हैं क्या होगा। आप 1 मिनट, इनकी बारी है, आप बताएं। 2, ओके। अब हो सकता है कुछ और भी 2 कोई चूज करना चाह रहे हो, चलें, ठीक है। यू वांट टू स्विच और नॉट, स्विच करना चाहेंगे? चलें जी, देखते हैं। ओ यू वन, ठीक है ना। इन्होंने स्विच किया तो ये जीत गए। तो अभी देखें, हमने 3 गेम्स खेली हैं, ठीक है। अगर आप स्विच करते तो आप भी जीत सकते थे, ठीक है। इन्होंने स्विच किया, ये जीत गए, इन्होंने स्विच किया तो हार गए। तो अभी 3 में से 2 गेम्स ऐसी हैं जो स्विच करने वाली बेहतर ऑप्शन थी। चलें भाई, ओह इंटरनेट चला गया, दिस साइट कांट बी। चले मुझे, अच्छा वैसे ये आप लोग घर पे खेल भी सकते हो, mathwarehouse.com पे, ओके। चलें, आप बताएं। डोर नंबर 1, नोबडी, कोई भी डोर नंबर 3 को चूज नहीं कर रहा। चलें, ओके। स्विच और नॉट? स्विच मतलब आप 3 पे जाना चाहते हो। ठीक है, एक और दफा इन्होंने स्विच किया, ये जीत गए। There are just 3 doors. Any doors? There is no. Okay. Okay, अब आप पूछें। Choose 3. Door number 3. Okay. Do you want to switch? No. You want to stay? Okay. Stay करते हैं। Oh, lose. ठीक है ना। अगर आप स्विच कर लेते तो बेहतर ऑप्शन थी, ठीक है। आपने स्विच नहीं किया। चलें, अब आपसे पूछता हूं अभी तक जिन्होंने स्विच किया है वो लोग जीते हैं और जिन्होंने स्विच नहीं किया वो हारे हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन ऐसी थी जिसमें ऐसा नहीं हुआ। आप बताएं, पहले उन्होंने पूछा फर्स्ट डोर, ओके। नाउ स्विच, यू वांट टू स्टे with the first or want to switch? Switch, अच्छा जी, ये स्विच करना चाहते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो इन्होंने स्विच किया, ये तो अभी तक हमने बस, मैं अब एक लास्ट खेलूंगा, ठीक है। नहीं, इन्होंने नहीं खेला, चलो आ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ, ठीक है। ओके, चूज वन, विच वन? आप जाके हाथ लगाओ थोड़ा सा, मैं इधर से क्लिक करता हूं। विच वन? फर्स्ट वन, ओके। नाउ डू यू वांट टू स्विच स्टे? ये स्टे करना चाहते हैं, स्विच नहीं करना चाहते। लेट्स सी, अभी तक 3 लोग जिन्होंने स्विच किया था वो जीते हैं, ये कहते हैं कि स्विच नहीं करना। लेट्स ट्राई दिस वन, ठीक है। तो क्या साबित हुआ इससे, ठीक है। ये स्विच मोर वेन एवर यू आर गिविंग द पॉसिबिलिटी, जब कभी भी आपको लाइफ में इस तरह की ऑप्शन मिल जाए 3 और आपको स्विच करने का भी कहा जाए बाद में,
आफ्टर रिवीलिंग समथिंग, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करें और यस अच्छा अब ये देखें, ये अब आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है ना। इसमें चांस है, और जैसे हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस देखा था, इन्होंने स्विच किया था लेकिन उस केस में ये हार गए थे। तो देयर आर वेरी लेस केसेस जिसमें अगर आप स्विच करेंगे तो आप हार जाएंगे, लेकिन ज्यादा केसेस में ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि अगर आप चेंज करेंगे तो फिर आप जीतेंगे, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली समझा भी जा सकता है, दिस इज काइंड ऑफ काउंटर इंट्यूटिव समटाइम्स, बट वी कैन अंडरस्टैंड दिस कि इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल ये पॉसिबिलिटीज थी कि आपने अगर पहला डोर चूज किया है और होस्ट ने लास्ट डोर रिवील कर दिया है, तो उस केस में आप अगर स्विच करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपके लिए जीतने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसको समझने के लिए हम ये वाली पिक्चर देख सकते हैं कि जब आपको पहली दफ़ा कहा गया कि आप पिक करें, ट्राई टू विन द कार, तो उस वक्त जो प्रोबेबिलिटी थी ना, आपने ये चूज किया था, उस वक्त जो प्रोबेबिलिटी थी विन करने की वो 1/3 थी। क्यों? एक ही कार है और टोटल ऑप्शंस हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज हैं 3, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी 1/3 थी। लेकिन जब होस्ट ने रिवील कर दिया लास्ट गोड को, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, ठीक है ना, क्योंकि वो इवेंट हो चुका है, वो वाला इवेंट हो चुका है, वो वहां पे कार आने की प्रोबेबिलिटी अब 0 हो गई है, ठीक है। उस केस में यहां पे अब कार आने की प्रोबेबिलिटी 0, पहले इधर जब तक ये ओपन नहीं था तो इधर भी 1/3 थी, लेकिन अब ये प्रोबेबिलिटी 0 हो गई है क्योंकि क्लियरली देयर इज नो कार बिहाइंड दैट। तो फिर प्रोबेबिलिटी कहां पे बढ़ गई अब विन करने की, क्योंकि उधर 0 हुई है, तो फिर किसी और जगह पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई है विन करने की, और वो कौन सी जगह है? वो ये वाली ऑप्शन है जब आप स्विच करेंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग आइडिया कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी आपको इस तरह की गेम लाइफ में भी खेलनी पड़ जाए ऑप्शन स्विच करने की, तो और अगर आपको कोई ऑप्शन दे तो आप ऑप्शन अवेल कर लें, ठीक है ना, फॉर द लॉन्ग रन। प्रोबेबिलिटी में आप 100% सर्टेनिटी के साथ आप कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी तभी हम क्या यूज करते हैं जब कोई चीज एग्जैक्टली 100% श्योर नहीं होती, ठीक है। उसमें प्रोबेबिलिटी 1 होती है जब आप ये कहते हैं कि बस ये इवेंट होगा, ठीक है। विच वन? इट कुड बी, ठीक है, ये हो सकता है, वो पॉसिबिलिटीज हमने देख ली हैं, उसमें भी यही होगा। अब इसका आपको पूरा फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा, सारे केसेस स्टडी करने पड़ेंगे, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी से आप कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने एक केस आपको बताया, बाकी केस भी इसी तरह का होगा, ठीक है। ओके जी, बस अब हम एंड की तरफ चलते हैं। अब देखें ये प्रोबेबिलिटी गेम्स में तो हम खेलते हुए कर रहे होते हैं, नेचर के अंदर भी प्रोबेबिलिटी है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। आप बाहर जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को देख के, एनवायरनमेंट को देख के कह सकते हैं कि बारिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हम कहते हैं ना एक दूसरे को कि बादल आए हुए हैं, मौसम ठंडा हो गया है, चांसेस हैं कि बारिश हो जाएगी, और शायद पहाड़ों पे बर्फ भी हो जाए, मरी में बर्फ भी हो जाए। अब एग्जैक्टली हमें नहीं पता होता, हम सिर्फ जो नोन हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसकी बेस पे हम गेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ये नेचर के अंदर क्वांटम लेवल पे भी होती हैं, ठीक है। अब वो लोग जो क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं तो उनको पता है कि क्वांटम थ्योरी का जो दुनिया है वो भी बड़ी हाईली प्रोबेबिलिस्टिक है, ठीक है ना। वहाँ पे भी कोई भी इवेंट जो है वो एग्जैक्ट श्योरिटी के साथ आप नहीं कर सकते। मैक्रो वर्ल्ड में भी हम नहीं बता सकते, तो माइक्रो में भी नहीं बता सकते एग्जैक्ट सर्टेनिटी के साथ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी और क्वांटम थ्योरी जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं क्वांटम लेवल पे, ठीक है। और इनकी क्या है आइडिया, अगर आप मजीद इसमें क्यूरियस हैं, कि क्वांटम थ्योरी सेज रियलिटी रन्स ऑन प्रोबेबिलिटी वेयर पार्टिकल्स, जो देखें वी आर मेड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब वो जो पार्टिकल्स हैं क्वांटम एटम्स एंड एटम्स जो हैं वो पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। तो पार्टिकल्स जो हैं वो उनका जो बिहेवियर होता है ना वो बड़ा
ट्रिकी होता है, स्पूकी होता है समटाइम्स। कभी वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। अब कब वेव की तरह करेंगे, कब पार्टिकल्स की तरह करेंगे, अब इसमें प्रोबेबिलिटीज हैं, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, टू द बेस्ट के हमारा गैस सही हो और हम क्वांटम वर्ल्ड को सही तरह समझ सके, क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड को समझेंगे कि तो उससे ऊपर वाला जो वर्ल्ड है उसको भी बेहतर समझना शुरू कर देंगे। तो हम एक्चुअली वी वांट टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस। तो जब आप दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए फिर आपको एग्जैक्ट सर्टेनिटी के साथ आप कुछ भी नहीं जा सकते, तो फिर आप इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जानने की कोशिश करते हैं। तो क्वांटम वर्ल्ड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी वेव की तरह बिहेव करते हैं, कभी पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, अब ये एक थ्योरी है, आई मीन दिस इज ए क्वांटम थ्योरी, ठीक है, और उसमें जो वेव्स होती हैं उनको आप मैथमेटिक्स से डिस्क्राइब करते हैं और उसके लिए एक फंक्शन डिफाइन किया जाता है जो कि एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और उसे वेव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और वेव फंक्शन की एक खास तरीके से आप एक प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन से कैलकुलेट करते हैं और कुछ और मज़े की इसमें इंटरेस्टिंग आइडियाज़ जो है ना वो डिस्कस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें क्वांटम लेवल पे एक कैट है बड़ी मशहूर है जिसे श्रोडिंगर कैट कहा जाता है, कि वो श्रोडिंगर कैट डेड है कि लाइव है, ठीक है। तो इनसाइड द बॉक्स कैट डेड भी हो सकती है, लाइव भी हो सकती है साइमल्टेनियसली, ठीक है। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं हो सकता, हम एट ए टाइम या लाइव हो सकते हैं या डेड हो सकते हैं, लेकिन क्वांटम लेवल पे चीज़ें जो हैं वो सुपर इम्पोज्ड भी हो सकती हैं। तो इस तरह की कैट को श्रोडिंगर कैट कहते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन ए पर्टिकुलर स्टेट इज फाउंड बाय दैट फंक्शन, वो जो साई है उससे आप करते हैं और उसका ये एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होती है जिससे आप ये कहते हैं। तो ये जो साल था 2025 ये क्वांटम ईयर कहलाता है, क्योंकि ये थ्योरी बनाए हुए तकरीबन 100 साल हो गए हैं। जो जिन साइंटिस्ट ने ये थ्योरी बनाई थी, आइंस्टाइन उसमें उसका काम था, उसके अलावा मैक्स प्लांक का था, श्रोडिंगर का था जिसकी तस्वीर यहाँ पे है, इसी तरह हाइजनबर्ग का था। आज शाम को एक सेशन होगा जो 100 years ऑफ अनसर्टेनिटी से रिलेटेड होगा ब्लैक होल में। अगर आप करीब रहते हैं तो आप वापस ज़रूर आएँ, ठीक है, क्योंकि वो भी बड़ा अच्छा सेशन होगा। 100 years ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, बियॉन्ड शट अप एंड कैलकुलेट, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। उसमें यह है कि चीज़ें एक दूसरे के साथ समटाइम्स एंटेंगल्ड भी होती हैं, डीकोहेरेंस भी होता है उनके अंदर, और उसके अंदर भी आप इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज बातें करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं उनको जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो फिर आप उनको इसी वेव फंक्शन से डिस्क्राइब करते हैं। कुछ पार्टिकल्स जो जिनसे हम बने हैं उनमें से कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें फर्मियॉन्स कहते हैं, कुछ को बोसॉन्स कहते हैं। ये वो साइंटिस्ट थे, क्वांटम फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इन चीज़ों को स्टडी किया और उनके नाम से ये पार्टिकल्स भी है, ठीक है। तो हमारे जो बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक लेवल पे उनके डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, उनके ख़ास तरह की स्पिन है, उन डिफरेंट उनके डिस्क्रिप्शंस हैं, उनकी बेस पे आप क्वांटम वर्ल्ड को स्टडी कर सकते हैं और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए मुख्तलिफ मैथमेटिक्स की इक्वेशंस होती हैं और ये सारी बातें इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज डिफाइन हो सकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड को एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। क्वांटम वर्ल्ड में चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती हैं। अब ये जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये जो अनसर्टेनिटी थी, आइंस्टाइन को ये इतनी अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है, क्योंकि आइंस्टाइन ज़्यादा चाहता था कि चीज़ों को हम डिटरमिन कर लें। उसने बहुत अच्छी अच्छी थ्योरीज दी। वो ब्लैक होल के शुरू में जब आप आते हैं तो आइंस्टाइन की एक पिक्चर आपको नज़र भी आती है, ठीक है, तो ये वही आइंस्टाइन है। तो इसको क्वांटम थ्योरी, आल दो कि इसने शुरू में क्वांटम थ्योरी में काम किया, इसको जो पहला ज़बरदस्त इसका पेपर था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसकी बेस पे इसको नोबेल प्राइज़ में मिला, वो क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड था, लेकिन आगे चल के he was not happy about quantum mechanics, ठीक है। और वो ये कहता था कि God does not play dice with the universe. Dice means जो हम डाइस की गेम्स खेल रहे थे, ठीक है। तो चीज़ें बड़ी सर्टन हो सकती हैं और उनको हम मैयर कर सकते हैं। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हिडन होती है जो हमें पता नहीं होती, जिसकी वजह से आप उस सिस्टम को कम्प्लीटली डिटरमिन नहीं कर सकते। लेकिन ही वॉज नॉट वेरी मच कन्विंस फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स, ऑल दो के ये स्टार्ट करने वालों में से था आइंस्टाइन, ठीक है। लेकिन
God does not play dice in the universe, but we are living in the age of artificial intelligence. Or artificial intelligence does play dice. ठीक है? Okay, how? This is the question. अब ये artificial intelligence है जिसमें आपके पास चैट जीपीटी सब मेरे ख्याल में आप यूज़ करते हैं मोस्टली. तो चैट जीपीटी में आप वर्ड टाइप करते हैं तो फिर समटाइम्स नेक्स्ट वर्ड चैट जीपीटी आपको खुद ही सजेस्ट कर देता है अगर आप टेक्स्ट कोई जनरेट करें. अब वो कैसे करता है, इसके पीछे भी पूरा मैथमेटिक्स है और प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है, वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ. अब वो ऐसे करता है. तो प्रोबेबिलिटी की ये एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ बिकॉज इट आल्सो रिलेटेड विद दिस मॉडर्न वर्ल्ड कि प्रोबेबिलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जांपल. तो ये जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी चैट बॉट्स भी होते हैं और मॉडल्स भी होते हैं, ये जितने भी आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं और एप्स हैं, जैसे कि चैट जीपीटी है, ओपन एआई के अंदर और भी हैं, जेमिनाई है और न जाने कितने हैं. और अब ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं पिछले 3-4 सालों में और वी आर लिविंग इन द एज ऑफ एआई. अब इसके अंदर लैंग्वेज मॉडल्स यूज़ होते हैं, ठीक है ना, जिसकी बेस पे आप कोई भी वर्ड जो है, जो एआई का जो मॉडल होता है या लैंग्वेज मॉडल होता है, वो नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करता है. प्रिडिक्ट करके उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कैलकुलेट करके बताता है कि नेक्स्ट वर्ड ये हो सकता है. मिसाल के तौर पे ये एक सेंटेंस अगर आप लिखेंगे, द बॉय वेंट टू द, ठीक है ना, ये एक सेंटेंस लिखेंगे तो द के बाद नेक्स्ट क्या वर्ड होगा, एआई आपको सजेस्ट करेगा, ठीक है. और वो क्या क्या हो सकता है वर्ड, वो आपने देखना है. कैफे भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड द बॉय वेंट टू द के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है, कैफे हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, प्ले ग्राउंड हो सकता है, पार्क हो सकता है या स्कूल हो सकता है. तो आपके ख्याल में ज्यादा बेहतर वर्ड क्या है इस? पार्क भी हो सकता है लेकिन प्ले ग्राउंड भी हो सकता है, ठीक है. तो समटाइम्स वो पार्क को सामने लेके आ जाएगा, समटाइम्स प्ले ग्राउंड को कर देगा. तो ये वो बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट जो सेंटेंस है उसकी बेस पे वो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता है. तो जितने भी एआई मॉडल्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं, उनके अंदर प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है, ठीक है ना. ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो मैथमेटिक्स के, जो आज से सदियों पहले मैथमेटिशियंस ने डिफ़ाइन किए थे दुनिया को समझने के लिए. उनको यूज़ करके अब हमने एआई जैसी चीज़ भी बना ली, ठीक है. तो इन दैट सेंस आप ये कह सकते हैं कि जो एआई है ना, वो डाइस is playing dice with us all the time, ठीक है. और इसके फार्मूलाज आप उसी तरह कैलकुलेट कर सकते हो जैसे ये आपके पास हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले ग्राउंड गिवन द बॉय वेंट टू दिस, वो आप कैलकुलेट करते हो. जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वर्ड उस वक्त अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्टेक्स्ट है वो आपको जनरेट करके दे देगा, ठीक है. अब एआई के पास जितना भी डेटा है ना, इंफॉर्मेशन है, वो हमने उसको फीड की हुई है, ठीक है. अब वो हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं. आप उर्दू के सेंटेंस लिखोगे तो उसकी बेस पे भी वो अपने डेटा बेस में से नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर देगा, ठीक है. दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है. और प्रोबेबिलिटी नेचर में, बायोलॉजी में भी यूज़ होती है, जेनेटिक्स में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. इन बायोलॉजी प्रोबेबिलिटी यूज्ड इन प्रिडिक्टिंग द आउटकम ऑफ जेनेटिक क्रॉस, ठीक है. तो जेनेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है. अगर आप बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, जेनेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, उनको स्टडी करना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. सो यहाँ से अब हम एंड करते हैं और एंड पे यही है कि लाइफ इज़ लाइक ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग दिस गेम इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है. और इस गेम ऑफ चांस को समझना ज़रूरी है because we want to understand the world around us. and the game of probability के अंदर मकसद यही है कि हम ये जो वर्ल्ड मेसी है, chaotic है, probabilistic है, उसको अंडरस्टैंड करें और उसमें से जो ऑर्डर है ना उसको किसी तरह समझ पाएँ. तो somewhere between the throw of dice and the unfolding of galaxies, chance becomes a language of truth, ठीक है. तो ये थी हमारी सेशन हमारा इससे रिलेटेड. तो लेट्स फिनिश दिस नाउ हियर. अब आप में से जो खेलना चाहता है मेरे साथ बाकी कोई गेम ऑनलाइन, वो खेल सकता है. सो हियर इज द एंड.